तो बच्चों अभी तक हम लोगों ने डियर का लेक्चर नंबर 01 खत्म कर लिया था, जिसमें हमने डियर का कुछ बेसिक चीजें देखी थी। है डियर बनाने का प्रोसेस क्या होता है, डियर की उत्पत्ति कैसे हुई, पावर ट्रांसमिशन के बारे में समझा था, बहुत सारी चीजें ऐसी हमने समझ रखी थी। बट यहां पर जो हमें समझना है अगली हेडिंग में, उसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डियर। मतलब हमारे डियर कितने प्रकार के होते हैं। तो जब भी कभी हम लोग डियर का क्लासिफिकेशन करते हैं ना, तो कुछ ही आधार पे करते हैं, कोई बेस दे के करते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, मुझसे कहा जाता है कि जरा आदमियों का क्लासिफिकेशन कर दो या इंसानों का क्लासिफिकेशन कर दो, तो मैं कह देता कि ऑन द बेसिस ऑफ कलर, रंग के आधार पे। तो काले वाले एक तरफ हो जाते, गोरे वाले एक तरफ हो जाते हैं कि नहीं। मैं कह देता ऑन द बेसिस ऑफ हेयर, बालों के आधार पे, तो टकले एक तरफ हो जाते और जिनके बाल है वो एक तरफ हो जाते। बात समझिए। ऑन द बेसिस ऑफ लिंग, तो एक तरफ मेल हो जाता, एक तरफ फीमेल हो जाता। तो जब भी कभी हम लोग किसी बड़े और चीजों का वर्गीकरण करते हैं, उसको क्लासिफिकेशन करते हैं, तो डायरेक्ट कभी भी नहीं कर सकते, ऑन द बेसिस ऑफ करना पड़ता है। तो ध्यान रखना, जब भी कभी हम लोग डियर को कंप्लीट रूप से पढ़ते हैं, तो कहते हैं कि डियर जो भी आधार होगा वर्गीकरण करने का, वो पहला आधार होगा ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड, यानी गति के आधार पर बताइए सर डियर कितने तरह के होते हैं। सबसे पहला है अकॉर्डिंग द बेसिस ऑफ स्पीड, स्पीड के आधार पे बताइए, गति के आधार पे बताइए डियर कितने तरह के होते हैं। तो भाई मेरे, जब भी कभी तुमसे बोला जाए कि गति के आधार पे डियर बताइए कितने तरह के होते हैं, तो गति के आधार पे दो तरह के डियर होते हैं, तीन तरह के होते हैं। एक होते हैं लो स्पीड डियर, एक होते हैं मीडियम स्पीड डियर, और बच्चा तीसरे जो डियर होते हैं उनको बोला जाता है हाई स्पीड डियर। ध्यान रखना, लो हो गया, मीडियम हो गया, इसके अलावा हाई स्पीड डियर, तीन तरह के हमारे डियर होते हैं। सब कैसे डिफाइन करेंगे कि कब लो होगा, कब मीडियम होगा, कब हाई होगा? आसान एकदम। देखो, मैंने याद करो, मैंने आपको यह भी बताया था कि जब भी कभी कोई डियर घूमता है, मान लीजिए डियर ऐसे घूम रहा है, तो किसी ना किसी आरपीएम से घूम रहा होगा। मैंने उसको अगर एन आरपीएम मान रखे, कितने आरपीएम? एन। तो हम लोग इसकी स्पीड को कैसे निकाल सकते हैं? तो कहना इसकी स्पीड निकाली जा सकती है v बराबर आर इंटू ओमेगा से। बताइए, अगर मुझे इसकी स्पीड निकालनी होती है तो कैसे निकाल सकते हैं? v बराबर आर इंटू ओमेगा से निकाल सकते हैं। ओमेगा की जगह पर हम लोग 2 पाई एन अपॉन 60 कर सकते हैं, है ना। 2 पाई एन अपॉन 60 कर सकते हैं। और मेरे भाई यहां पर रेडियस आर, बहुत ध्यान से सुनना कैडेट सर, हमने ओमेगा की जगह पे 2 पाई एन अपॉन 60 किया, रेडियस आर। 2 इंटू आर जो है वो डायमीटर बन जाता है। यही रीजन है कि कई बार 2 इंटू आर को डायमीटर मानकर यही स्पीड को हम लोग एक और फॉर्मूले से भी लिख सकते हैं, पाई डी एन अपॉन 60, है ना। तो पाई डी एन अपॉन 60 लिखा हुआ मिले या v बराबर आर इंटू ओमेगा लिखा हुआ मिले, दोनों ही हमारे कह सकते हो सेम फॉर्मूला होता है, डिफरेंट बिल्कुल भी नहीं होता। ओके, तो मैंने कहा कि अगर आपको स्पीड चाहिए किसी डियर की कि उसकी एक्चुअल में स्पीड कितनी है, v बराबर आर ओमेगा लगाइए या पाई डी एन अपॉन 60 लगाइए। एन क्या है सर? आर, एन आरपीएम है। तो मैंने कहा कि ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड, स्पीड के आधार पर डियर कितने तरह के होते हैं? 3, लो, मीडियम, हाई। अब लो स्पीड डियर सुनिए सर, लो स्पीड डियर उसको बोलते हैं जिसकी स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड से कम हो। तो जिनकी स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड से कम होती है उनको बोला जाता है लो स्पीड डियर। सर हाई स्पीड डियर किसको बोलते हैं? हाई स्पीड डियर का मतलब होता है जिनकी स्पीड 15 मीटर पर सेकेंड से ज्यादा हो, सर उनको हाई स्पीड डियर कहते हैं। और बच्चा मीडियम स्पीड डियर उनको बोलते हैं जिनकी स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड से ज्यादा हो बट 15 मीटर पर सेकेंड से कम हो, दैट इज कॉल्ड माई मीडियम स्पीड डियर। तो 3 से कम लो स्पीड, 15 से ज्यादा हाई स्पीड, 3 और 15 के बीच हमारा मीडियम स्पीड डियर हो जाएंगे। ओके, तो ये आपको 3 तरह के डियर। अब इनमें क्या पूछा जाता है सर? क्वेश्चन इसमें डायरेक्ट आएगा कि क्राइटेरिया जो मैंने लिखा ना वो पूछा जाएगा, है ना, ये जो मैंने क्राइटेरिया लिखा। अच्छा, और देखिए अगला बेस आता है बी नंबर, ऑन द बेसिस ऑफ टीथ, दांतों के आधार पे बताइए। तो याद रखना, दांतों के आधार पे 3 तरह के डियर होते हैं। एक होते हैं सीधे दांत वाले। एक्चुअली मैं सीधा ना लिख के मैं इसमें इंग्लिश में इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि इसका डायरेक्ट नाम इंग्लिश में पूछा जाता है, हिंदी में भी इंग्लिश ही डायरेक्ट लिखा रहेगा, इस बात को समझे रहना। तो पहला होता है स्ट्रेट टीथ डियर, स्ट्रेट टीथ डियर मतलब सीधे दांत वाले। फिर दूसरा होता है तुम्हारा इंक्लाइंड टीथ डियर। इंक्लाइंड टीथ डियर का मतलब होता है मेरे भाई जिसके दांतें कैसे हो, तिरछे हो, इंक्लाइंड हो।
और तीसरा जो होता है सर वो होता है हमारा कर्व टीथ डियर। कर्व टीथ डियर का मतलब ये होता है कि एक ऐसे डियर जिनके दांतें किस में हो सर, जिनके दांतें कर्व में हो, कर्व में, है ना। तो याद रखना इस बात को, 3 तरह के दांतों के आधार पर डियर होते हैं। स्ट्रेट टीथ डियर जिनके दांतें सीधे हो। अब सीधे दांतें देखो, थोड़ा गौर से देखिए, ये एक डायग्राम दिखाई दिया है, इसमें दांतें एकदम सीधे सीधे है ना। एक्चुअली में इस डियर को बोला जाता है स्पुर डियर, या फिर कई बार स्पर भी बोलते हैं, स्पुर डियर या फिर स्पर, है ना। तो सीधे तीत वाले डियर जो होते हैं सर, उन डियर का एक नाम होता है स्पुर डियर। नाम याद कर लेना, हाँ, स्पर डियर या स्पुर डियर। फिर इंक्लाइंड टीथ डियर, सर इंक्लाइंड टीथ देखो, ये देखिए इसमें दांतें कैसे हैं सर, इसमें दांतें देखो इंक्लाइंड है। इन डियर को बोला जाता है हेलिकल डियर। हेलिकल, हेलिकल का मतलब ही होता है इंक्लाइंड, हिंदी में भी यही लिखना है आपको, हेलिकल, बस हिंदी में लिख लीजिएगा। तो हेलिकल डियर कह सकते हो, इंक्लाइंड टीथ डियर होते हैं। फिर आता है अगला कर्व टीथ डियर, जिसमें दांतें कर्व शेप में होते हैं। कर्व का मतलब क्या हुआ, देखो याला देखो, इसमें दांतें ऐसे कर्व में हैं, कर्व में है ना, इसमें भी कर्व में। तो कर्व में आते हैं तुम्हारे स्पाइरल बेवल डियर। स्पाइरल बेवल डियर, ध्यान रखना, जब भी कभी वर्ड लग जाए स्पाइरल, है ना, और आगे लगा होगा बेवल डियर, तो स्पाइरल बेवल डियर जो होते हैं उनके दांतें कैसे होते हैं, कहना उसके दांतें होते हैं कर्व। लेकिन बट सिर्फ बेवल डियर लिखा होता। वैसे मैं आपको बता दूं, बेवल डियर 2 तरह के होते, सुनो जरा ध्यान से। स्पुर डियर के दांतें हमेशा सीधे होंगे, ठीक है। हेलिकल डियर के दांतें हमेशा इंक्लाइंड होंगे। लेकिन जब भी कभी तुम्हारे सामने वर्ड लिखा हुआ मिले बेवल, तो बेवल डियर के दांतें 2 तरह से हो सकते हैं बच्चा। इसके दांतें या तो इंक्लाइंड होंगे है, या फिर कह सकते हो कैसे होंगे, कर्व होंगे, कर्व होंगे। लेकिन कर्व वाले में हमेशा आपको एक वर्ड लिखा हुआ मिलेगा, उस वर्ड का नाम क्या है सर, उस वर्ड का नाम है स्पाइरल, ध्यान रखना। तो जब भी कभी स्पाइरल के वर्ड लिखा हुआ मिले, समझ जाना कि वो हमारा बेवल डियर है, वो भी कर्व टीथ वाला, ठीक है। तो एग्जाम्पल पूछे जाते हैं कि स्ट्रेट टीथ डियर कौन से होते हैं, कहना स्पुर डियर होते हैं। इंक्लाइंड टीथ डियर कौन से होते हैं, जिसमें दांतें तिरछे होते हैं, वो कह देना हेलिकल डियर होते हैं। कर्व टीथ डियर कौन से होते हैं, कह देना स्पाइरल बेवल डियर होते हैं। मैंने डायग्राम के अनुसार आपको बता दिया। तो ये जो डायग्राम है ना, ये डायग्राम सर, इसी डायग्राम को बोला जाएगा स्पाइरल बेवल डियर। सर इसे क्या बोला जाएगा, इसे बोला जाएगा स्पाइरल बेवल डियर। चेक कीजिए, ओके। तो ये सब छोटे छोटे पॉइंट है जो आप लोगों को एकदम रटे हुए होने चाहिए, क्या होते हैं, है ना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हेडिंग की ओर बढ़ते हैं। अगला जो सी नंबर है वो है ऑन द बेसिस ऑफ डीरिन, मतलब उनका डीरिन कैसा है, डीरिन का मतलब उनका चालन कैसा है। आप इसको सीधा सीधा बोल सकते हो, उनका चालन कैसा है, डीरिन किस तरह की, यानी जो 2 डियर है वो आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, आप इसको ऐसा भी बोल सकते हो। तो बच्चा जब भी कभी डीरिन के आधार पे देखना तो ध्यान रखना, डीरिन के आधार पे 3 तरह के डीरिन हो सकती है। बाह्य चालन जिसको बोलते हैं, यानी एक्सटर्नल डीरिन बोलते हैं, एक्सटर्नल डीरिन, ओके। जब भी कभी 2 डियर आपस में बाहर से जुड़े होते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल डीरिन। अगला होता है तुम्हारा इंटरनल डीरिन, इंटरनल डीरिन यानी आंतरिक चालन जिसको बोलते हैं। जब 2 डियर आपस में एक दूसरे से अंदर ही अंदर जुड़े होते हैं, दैट इज कॉल्ड इंटरनल डीरिन। और एक और होता है मेरे भाई, इंटरनल के साथ साथ एक और नाम याद रखना, जिसे बोला जाता है रैट एंड पिनियन। रैट एंड पिनियन सर ये भी कह सकते हो कि ये भी हमारा कह सकते हो एक प्रकार की डीरिन होता है। मैं अब समझाता भी हूं ये क्या है। तो मैंने कहा तीसरा नंबर है ऑन द बेसिस ऑफ डीरिन, दैट मीन सबसे पहले एक्सटर्नल डीरिन। तो आप गौर से देखिए, ये जो 2 दांतें मैंने बनाए, 2 डियर दिखाएं, इनमें से पहला वाला डियर ये रहा, दूसरा वाला डियर ये रहा, देख लीजिए। दोनों डियर एक दूसरे को बाहर कांटेक्ट कर रहे हैं, और आप साफ साफ देख पा रहे हैं जब दोनों डियर में हम लोग डायरेक्शन बनाते दिखाएंगे, जब दोनों डियर में हम लोग डायरेक्शन बनाते दिखाएंगे तो एक की डायरेक्शन क्लॉकवाइज होने के बाद दूसरे की एंटी क्लॉकवाइज होगी। क्लियर है। तो जब भी कभी 2 एक्सटर्नल डीरिन होते हैं बच्चा, ये एग्जाम्पल किसका है, तो कहना ये एग्जाम्पल है तुम्हारा एक्सटर्नल डीरिन का, एक्सटर्नल डीरिन। तो जब भी कभी 2 डियर हमारे एक्सटर्नल डीरिन से जुड़े होते हैं, हमेशा उनकी डायरेक्शन कैसी होती है, कहना उनकी डायरेक्शन अपोजिट होती है। कई बार ये क्वेश्चन आता है, कैसी होती है बच्चा, अपोजिट होती है। बताइए, अपोजिट होती है। अब इसमें एक क्वेश्चन और आता है,
वो भी मैं बताता हूं कि अगर दो गियर आपस में एक्सटर्नल गियरिंग से जुड़े हैं, तो एक गियर का सेंटर ये रहा है, दूसरे गियर का सेंटर ये रहा। अगर दो गियर आपस में एक्सटर्नल गियरिंग पे जुड़े हैं तो पहले गियर की रेडियस r1, दूसरे गियर की जो रेडियस r2 है, अगर उनको उठा के जोड़ दिया जाएगा, r1 प्लस r2 किया जाएगा, तभी उनकी सेंटर डिस्टेंस मिलेगी। क्या मिलेगी? सेंटर डिस्टेंस। अगर मैं इसका सेंटर C1 मान लूं, इसका सेंटर क्या मान लूं? C2। सुनिए ध्यान से, तो कहना अगर दोनों गियर बाहर से जुड़े हैं तो दोनों गियर की रेडियस r1 r2 को अगर मैं उठा के जोड़ता हूं, r1 r2 को उठा के जोड़ता हूं, तभी मुझे सेंटर डिस्टेंस मिलेगी। तो एक्सटर्नल गियरिंग में तो डायरेक्शन अपोजिट, दूसरा अगर मुझे सेंटर डिस्टेंस यानी C1 C2 चाहिए तो मुझे r1 प्लस r2 करना रहेगा। इस बात को कॉपी में नोट डाउन करेंगे, ठीक है। अच्छा, इंटरनल गियरिंग क्या होती है? सर इंटरनल गियरिंग का डायग्राम थोड़ा गौर से देखिए तो ये रहा तुम्हारा इंटरनल गियरिंग। बड़े वाले गियर का सेंटर ये रहा, छोटे वाले गियर का सेंटर ये रहा। फिर अगर इसमें से एक तुम्हारा क्लॉकवाइज घूमेगा तो दांतों की मदद से दोनों दूसरे की भी डायरेक्शन कैसी रहेगी? क्लॉकवाइज रहेगी। भाई ऐसे घूमेगा तो ये अंदर वाले को ऐसे घुमाएगा। तो इंटरनल गियरिंग की खास बात क्या है कि इसमें दोनों गियर की जो डायरेक्शन होती है वो कैसी होती है? सेम। इसमें दोनों गियर की डायरेक्शन कैसी रहती है? सेम। बट अब यहां पर सेंटर डिस्टेंस का क्या लोचा है सर? अगर मैंने इसके सेंटर को C1 कह दिया, इसके सेंटर को C2, तो आप मुझे बताइए इसके सेंटर डिस्टेंस C1 C2 कितना होगा? कहना पहले की रेडियस R1 पूरी होगी, जबकि दूसरे की रेडियस R2 सिर्फ इतनी होगी, सिर्फ यहां से लेकर यहां तक होगी R2। तो और मुझे सेंटर से यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस चाहिए, तो पूरे R1 में से इसका R2 घटा दो, है ना। तो इंटरनल गियरिंग में क्या होता है? इंटरनल गियरिंग में अगर सेंटर डिस्टेंस C1 C2 चाहिए तो आपको बड़े वाले गियर में से छोटे वाले गियर की रेडियस को घटाना पड़ेगा। यह हमारा कह सकते हो इंटरनल गियरिंग की हो गया। सर रैक एंड पिनियन क्या है? रैक एंड पिनियन में देखो, एक्सटर्नल हो चाहे इंटरनल हो, दोनों में दो गियर थे। और मैं फिर से बता दूं, मैंने एक बार नहीं कई बार बताया, जो गियर साइज में बड़ा होता है उसे गियर कहते हैं, जो गियर साइज में छोटा होता है उसे पिनियन कहते हैं। सर रैक एंड पिनियन में क्या होता है? तो रैक एंड पिनियन में क्या होता है कि एक घूमने वाली चीज होती है जबकि दूसरी स्लाइड करने वाली चीज होती है। देखो ये वाला गियर ऐसे घूम रहा है, जबकि ये वाला आगे पीछे क्या करेगा? एक डायरेक्शन में स्लाइड करेगा। अब ये ऐसे अगर घूमेगा, देख लो, तो इसकी डायरेक्शन मैंने गलत बनाई है, ये यहां की ओर स्लाइड करेगा। भाई ये अगर ऐसे घूमेगा क्लॉकवाइज तो इसको इधर घुमाएगा ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक घूमने वाला पार्ट हो तो दूसरा स्लाइड करने वाला पार्ट हो। दैट इज कॉल्ड माई रैक एंड पिनियन। लेकिन कौन घूमता है, कौन स्लाइड करता है? तो कहना पिनियन जो है सर वो घूमता है, यानी रोटेटरी मोशन करता है, घूमता है, रोटेशन करता है। और पिनियन क्या करता है? सर पिनियन करता है स्लाइडिंग मोशन, केवल स्लाइड करता है। पिनियन क्या करता है? कहना पिनियन स्लाइड करता है। तो कई बार तुमसे डायरेक्ट पूछता है कि रैक एंड पिनियन में कौन रोटेशन करता है, कौन स्लाइड करता है? तो कहना पिनियन सर हमेशा रोटेशन करता है क्योंकि वो छोटा होता है, देख लीजिए, है ना। जबकि रैक क्या करता है? तो रैक हमेशा स्लाइड करता है। कभी ये कॉन्सेप्ट भूल जाए तो आप याद कर लेना, आपके घरों में देखो टेबल होती है और हर एक टेबल में रैक होती है ना, रैक। तो कभी आप टेबल में रैक देखिए, उसको ऐसे स्लाइड कराते हैं, फिर अंदर स्लाइड कराते हैं, फिर अंदर। तो स्लाइड कराने वाली चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? रैक। अब इसमें देखो एक क्वेश्चन आता है, पिनियन में तो दांतों की संख्या गिनी जा सकती है ना, पिनियन की रेडियस भी फिक्स है। बट रैक सीधा होने की वजह से, एकदम स्ट्रेट होने की वजह से, रैक में अगर तुमसे कोई पूछे कि बताइए रेडियस कितनी बताओगे? इनफाइनाइट बताएंगे। और रैक में दांतों की संख्या भी कितनी बताई जाएगी? इनफाइनाइट। तो कई बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अनंत दांतों वाले संख्या वाले, अनंत संख्या वाले डियर को किस नाम से जाना जाता है, जिनमें दांतें की संख्या अनंत हो? तो आप रैक बताना। ओके, तो रैक स्ट्रेट होने की वजह से इसकी रेडियस इनफाइनाइट मानी जाती है, दांतों की संख्या इनफाइनाइट मानी जाती है, तब हम लोग इसको किस नाम से जानते हैं? तब हम लोग इसको कहते हैं रैक। रैक एंड पिनियन का इस्तेमाल पता कहां होता है? सर जब हम लोग रोटेटरी मोशन को स्लाइडिंग मोशन में कन्वर्ट करते हैं। जब हम लोग घूर्णन गति को स्लाइडिंग मोशन यानी रोटरी मोशन को
रोटरी मोशन यानी घूर्णन गति को किस में कन्वर्ट करना होता है सर, स्लाइडिंग मोशन में कन्वर्ट करना होता है, तब हम लोग वहां पर क्या इस्तेमाल करते हैं, राइट हैंड पिनियन। कई बार इसका उल्टा भी होता है, उल्टा का मतलब स्लाइडिंग को हम लोग रोटरी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। यही रीजन है कि देखिए मैंने एरो जो है ना दोनों तरफ लगाया है, एरो कैसा लगाया है, दोनों तरफ लगाया है कि रोटरी को स्लाइडिंग कन्वर्ट कर लो, चाहे स्लाइडिंग को रोटरी में कन्वर्ट कर लो। ये दोनों काम हमारे राइट हैंड पिनियन की मदद से किए जा सकते हैं। इसका यूज पता कहाँ किया जाता है, आजकल देखिए मॉडर्न शटर आती है। शटर देखिए पहले क्या होता था, दुकानों में जो शटर लगी रहती थी उसको हम घसीट कर खोलते बंद करते थे, याद है ना। आजकल क्या हो रहा है कि नीचे एक हैंडल लगा के उसका घुमाकर कह सकते हो शटर को बंद किया जा रहा है। तो मेरे भाई वो जो घूमना है ना वो हम पिनियन की मदद से करते हैं और वहां लगाते थे राइट शटर के पास। तुम्हारी बात है, रोटरी मोशन को शटर के स्लाइडिंग मोशन में कन्वर्ट कर लिया जाता है। तो राइट हैंड पिनियन का इस्तेमाल आपको समझ में भी आ रहा होगा कहाँ होता है, ठीक है। तो ये हमारे थे गियर के प्रकार। कैसे प्रकार हमने इसका वर्गीकरण किया है, एक्सटर्नल गियरिंग, इंटरनल गियरिंग, राइट हैंड पिनियन। उसके अलावा लो स्पीड, मीडियम स्पीड गियर कौन से होते हैं, नंबर ऑन द बेसिस ऑफ टीथ, ये क्या। अब बताने को तो मैं स्पूल गियर, हेलिकल गियर, स्पाइरल, बेवल गियर के बारे में डिटेल में चर्चा कर सकते हैं, बट ये एग्जाम में आना नहीं है। एक्चुअली में हम लोग उतना ही बेसिक साइंस इंजीनियरिंग को लेकर चल रहे हैं जो हमारे एग्जाम की नीड है। मैक्सिमम इतना पूछा जा सकता है, इससे ज्यादा कभी नहीं आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गियर में कुछ और बातें, बिना इस बातों के गियर कंप्लीट नहीं हो सकता। बच्चा इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ गियर, गियर का नामकरण। एक्चुअली में ये हेडिंग आप लोगों को जब इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ेंगे ना तो भी पढ़नी पड़ेगी, वहां पर भी गियर का नॉमेनक्लेचर आता है। तो मैं आपको बता दूं, जब भी कभी हम लोग गियर पढ़ते हैं तो जो गियर का एक दाता होता है, एक दाता, ये दाता, गियर का एक दाता। अच्छा मैं पहले बता दूं टूथ और टीथ में क्या अंतर होता है। कई बार हो सकता है आपको कंफ्यूजन आ जाए, जैसे कि आपसे पूछ ले जाए टूथ और टीथ, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो जब भी कभी मैं बोलूंगा टूथ तो कहूंगा एक दाता, है ना, तो इसका मतलब होता है सिंगल। और जब भी कभी मैं टीथ कहूंगा इसमें 80 दांतें हैं तो टीथ है, टीथ से नहीं होता टीथ। तो ये होता है, कह सकते हैं मल्टीपल, यानी कह सकते हो बहुत सारे, ओके। तो टूथ का मतलब होता है एक वचन और टीथ का मतलब होता है बहुवचन। ये बहुत छोटा सा डिफरेंस है। तो मैंने कहा कि अगर मेरे पास ये गियर का एक दाता है यानी एक टूथ है, तो बच्चा इस टूथ के बारे में ढेर सारी बातें तुमसे पूछी जा सकती है। वही बातों को समझाने के लिए आपको मैंने ये नामकरण यानी नॉमेनक्लेचर हेडिंग दी, ठीक है। तो नॉमेनक्लेचर की सबसे पहली हेडिंग को देखिए क्या बोलते हैं। जब भी कभी हम लोग गियर का नॉमेनक्लेचर पढ़ते सबसे पहली हेडिंग होती है पिच सर्किल। याद रखिएगा, पिच सर्किल को भी हम लोग हिंदी में जो बोलेंगे वो पिच वृत्त ही बोलेंगे, ऐसा नहीं कि कुछ और बोलेंगे, पिच वृत्त, बस पिच सर्किल मतलब पिच वृत्त, है ना। पिच पॉइंट सीधा सीधा इसका हिंदी में नाम होगा पिच बिंदु, बस, इसके अलावा कुछ नहीं है। फिर इसके बाद देखिए पिच सर्किल डायमीटर, तो इसका हिंदी में नाम होगा पिच वृत्त का व्यास, पिच वृत्त का व्यास, ओके। तो सवाल यह है कि सारी की सारी चीजें पिच सर्किल के बारे में हैं। तो मैं पहले आपको बता दूं पिच सर्किल देखो होता क्या है एक्चुअली में, ठीक है। बड़े ध्यान से, बड़े कायदे में सुनना, बहुत कायदे में। देखो जब भी कभी हम लोग बात करते हैं, जब भी कभी हम लोग बात करते हैं, तो जब भी कभी हम लोग किसी भी गियर की बात करते हैं बच्चा, तो हर एक गियर में दांते होते हैं। देखो तो गियर जब भी कभी चलते हैं ना तो ऐसे मैश करने के बाद चलते हैं, क्लियर है ना। तो अगर मैश करने के बाद चलते हैं तो मेरे भाई, जैसे कि मैंने गियर का एक दाता ये बना के दिखाया, तो दांतों के बीच में से जो पॉइंट या बीच में से जो सर्कल गुजरता है दैट इज कॉल्ड माई पिच सर्कल। बीच में से जो सर्कल गुजरता है उसे पिच सर्कल कहते हैं। ऊपर वाले पॉइंट से भी एक सर्कल गुजरता है उसे एडेंडम सर्कल कहते हैं, एसी। और एकदम जो दांतों की जड़ है, जड़ मतलब बॉटम, वहां से भी एक सर्कल गुजरता है उसको बोलते हैं डेडेंडम सर्कल, है ना। एक्चुअली में ये सर्कल हमारे इमेजिनरी सर्कल होते हैं, बस हम लोग मानते हैं। तो याद रखना फिर से, जब एक गियर का दाता बनाते हैं तो दांतों के ऊपरी पॉइंट से जो सर्कल गुजरता है उसको बोलते हैं अडेंडम वृत्त।
निचले पॉइंट से डिडेंडम और इनके बीच में से जो पॉइंट सर्कल जाता है उसी को बोला जाता है पिच सर्कल, है ना। लेकिन ये पिच सर्कल ठीक बीचों बीच नहीं होता, ठीक बीचों बीच नहीं होता, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, मैं बताऊंगा। तो आप इस बात को ऐसे समझो, जैसे कि ये डियर का एक दाता है, ऊपर वाले पॉइंट से जो सर्कल गुजरेगा दैट इज कॉल्ड माई अडेंडम सर्कल, यहां से पिच सर्कल, और सबसे नीचे वाले से डिडेंडम, है ना। तो याद रखना, सबसे पहले अडेंडम होता है, पिच सर्कल होता है, फिर क्या होता है, डिडेंडम सर्कल होता है। इतनी बात सबको क्लियर हो रही। तो यहां पर देखिए मैंने आपको दो डियर दिखाए हैं, ये मेरा पहला डियर हो गया, ये दूसरा डियर हो गया, ठीक है, पहला दूसरा। तो गौर से देखिए इस तरीके से डियर दिखाए गए हैं, और इसी डियर में देखिए एक रेड कलर का सर्कल भी दिखाई दिया है, ये सर्कल आप गौर से देख पा रहे होंगे, ये सर्कल। तो इस सर्कल को देखिए, ये सर्कल जो है ना, जो कि दांतों के बीच में से है सर, इसी को बोला जाता है पिच सर्कल। दांतों के ऊपरी पॉइंट से भी नहीं है, निचले पॉइंट से भी नहीं है, बीच में से है। इसी तरीके से आप गौर से देखिए तो यहां पर भी एक सर्कल ऐसे दिखाई दिया है। तो ये सर्कल भी बताइए कौन सा सर्कल कहलाएगा सर, ये सर्कल भी कहलाएगा तुम्हारा पिच। ठीक बीचों बीच नहीं है, आप थोड़ा गौर से देखिए, ठीक बीचों बीच नहीं है। तो पिच सर्कल क्या होता है कि किसी भी दांते के बीच में से जो सर्कल जाता है दैट इज कॉल्ड माय पिच सर्कल। और पिच सर्कल की खास बात पता है क्या है सर? पिच सर्कल की खास बात यह है कि जब भी कभी दो डियर आपस में मैच करेंगे, जब भी कभी दो डियर आपस में चलेंगे, मान लीजिए ये दो डियर आपस में चल रहे हैं, लेकिन डियर बनाने के लिए मुझे दांते भी बनाने पड़ेंगे, ये दांते हो जाए। तो जब भी कभी दो डियर आपस में चलते हैं तो उनके चलने के दौरान, मैच करने के दौरान जो सर्कल आपस में टच करते हैं, यानी जो वृत्त आपस में स्पर्श करते हैं, कह देना उसी वृत्त को बोला जाता है पिच सर्कल। देखो ये दोनों रेड वाले सर्कल आपस में इस बिंदु पर स्पर्श कर रहे होंगे, ये दोनों हमारे सर्कल इस बिंदु पर क्या कर रहे होंगे सर? इस बिंदु पर स्पर्श कर रहे होंगे, बताइए। तो जिस बिंदु पर स्पर्श करते हैं, ध्यान रखना, इसी बिंदु को बोला जाता है पिच पॉइंट। इसी बिंदु को क्या बोला जाता है सर? इसी बिंदु को बोला जाता है पिच पॉइंट, है ना। और ये जो सर्कल आपने माने हैं पिच सर्कल, इनका जो व्यास होगा, इनका जो व्यास होगा, उन्हीं को क्या बोला जाएगा? पिच वृत्त का व्यास। हालांकि पिच वृत्त के व्यास को कैपिटल डी या फिर स्मॉल डी से शो करेंगे, है ना। तो पिच सर्कल का व्यास, पिच वृत्त का व्यास। पिच पॉइंट क्या होता है? दो पिच सर्कल जिस बिंदु पर आपस में मिलते हैं उसे पिच पॉइंट कहते हैं। और पिच सर्कल क्या होता है? कहना, जब दो डियर आपस में चलते हैं तो जो सर्कल आपस में टच करते हैं, स्पर्श करते हैं, उन्हें पिच वृत्त कहते हैं। पिच वृत्त कहां से गुजरता है? तो कहना दांतों के बीच में से गुजरता है, ठीक बीचों बीच नहीं, बीच में से गुजरता है, ठीक है। तो दांतों के बीच में से गुजरने वाला सर्कल पिच वृत्त होता है। क्लियर है ना? तो आप लोग को जरा सा भी कंफ्यूजन नहीं रखना, दांतों के बीच में से गुजरने वाला वृत्त पिच वृत्त। दो पिच वृत्त जिस पॉइंट पे टच करते हैं उसे कहते हैं पिच पॉइंट। और पिच वृत्त का व्यास हमारा कहलाएगा पिच सर्कल डायमीटर, पिच वृत्त का व्यास। अब इसमें एक क्वेश्चन बनता है, वो मैं बताता हूं, सुनना ध्यान से, कॉपी में नोट डाउन करना। क्वेश्चन आता है कि डियर का स्पेसिफिकेशन कैसे करते हैं। स्पेसिफिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आता है, उसे भी सुनिए, स्पेसिफिकेशन, है ना। स्पेसिफिकेशन ऐसे लिखते हुए आएगा। स्पेसिफिकेशन बताइए किससे करते हैं? मतलब ये है कि जैसे मान लो आपको डियर मार्केट में लेने जाना है, खरीदने जाना है, तो दुकान वाले को आप क्या बताओगे कि मुझे कौन सा डियर चाहिए, मतलब कितना बड़ा चाहिए, तो उसे किसी ना किसी वृत्त की त्रिज्या तो बताओगे ना। तो जैसे कि मान लीजिए आप किसी दुकान में गए, दुकान वाले ने पूछा कि भाई कौन सा डियर चाहिए, तुमने कहा स्पूल डियर दे दो, तो वो तुरंत पूछेगा बताइए कितना डायमीटर का चाहिए। तो हमें वहां बताना होता है पिच सर्कल डायमीटर। मान लीजिए मैंने कहा पिच सर्कल डायमीटर 20 mm है, तो मुझे 20 mm पिच सर्कल डायमीटर चाहिए। तो कई बार तुमसे क्वेश्चन आ जाता है कि डियर का स्पेसिफिकेशन किससे करते हैं? कह देना पिच सर्कल डायमीटर से करते हैं, PCD से करते हैं, यानी पिच वृत्त का व्यास से करते हैं। तो हमें पिच सर्कल का डायमीटर ही बताना पड़ता है स्पेसिफिकेशन के लिए, तभी वो आपको डियर देगा, ठीक है। तो जैसे मार्केट में जाओ ना, हमें बताना पड़ता है, मान लीजिए फ्रिज लेने गए तो बताना पड़ता है ना दुकान वाले को कितना लीटर का फ्रिज चाहिए, तो फ्रिज का स्पेसिफिकेशन लीटर से होता है। आप AC लेने जाइए तो दुकान वाले को बताना पड़ता है ना कितने का AC
कितने टन टे ऐसी चाहिए, 1.5 टन 2 टन, तो उसका स्पेसिफिकेशन टन से होता है। आप गाड़ी लेने जाइए तो आपकी गाड़ी में कितने सीसी का इंजन चाहिए ये भी बताना होता है ना। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि गियर खरीदते समय आपको जो स्पेसिफिकेशन किया जाता है वो किससे किया जाता है, पिच वृत्त डायमीटर से किया जाता है, पिच सर्कल डायमीटर से किया जाता है। ठीक है, तो चलिए अब आगे की बात करते हैं। 3 पॉइंट हो गए। चौथे पॉइंट के बाद अगला वाला पॉइंट है हमें पिच समझना होता है। वैसे आप इसको चौथा नंबर भी डाल लो, नहीं चौथा नंबर डाला तो सिर्फ पिच भी डाल लोगे, काम चल जाएगा। तो जब भी कभी हम लोग गियर पढ़ते हैं ना, तो गियर पढ़ते समय हमें 3 तरह की पिच पढ़नी पड़ती है। 3 तरह की पिच करनी, उनमें से एक होती है सर्कुलर पिच, जिसे हिंदी में बोला जाता है वृत्तीय पिच। दूसरी होती है तुम्हारी डायमीट्रल पिच। डायमीट्रल पिच को बोला जाता है व्यासीय पिच। क्या बोलते हैं हम लोग, व्यासीय पिच। और तीसरी पिच का नाम क्या है सर, तीसरी पिच का नाम है मॉड्यूल। और मॉड्यूल को हिंदी में भी क्या बोलते हैं सर, हिंदी में भी मॉड्यूल ही बोलते हैं। ठीक है, ये इसका हिंदी नाम सेम है। तो सवाल ये है कि सर ये तीनों पिच है क्या। वैसे मैं आपको बता दूं इन तीनों के फॉर्मूले बड़े इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूले बहुत पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते सर्कुलर पिच क्या होती है। तो बच्चा सर्कुलर पिच को समझने के लिए मैंने देखिए यहां पर एक गियर दिखाया और इस गियर के मैंने अपनी तरफ से 4 दांतें बना दिए। इस गियर के मैंने कितने दांतें बना दिए, कहना इस गियर के मैंने इस तरह से 4 दांतें बना दिए ताकि मैं बहुत आराम से आप लोगों को सर्कुलर पिच समझा सकूं। देखो ये गियर के मैंने कितने दांतें बनाए, 4। मैंने कहा जरा सर इसमें पिच सर्कल खींचते दिखाओ, पिच वृत्त खींचते दिखाओ। तो कहना देखो सर आप ही ने अभी मुझे कहा था कि जो पिच वृत्त होता है वो गियर के दांतों के ठीक बीच से जाता है। जो भी पिच वृत्त होगा वो गियर के दांतों के कहां से जाएगा, ठीक बीच से जाएगा। ऐसे ही आपने कहा था मुझे। ये लो सर, तो मान लीजिए मैंने ये पिच वृत्त खींच दिया। पिच वृत्त दांतों के ऊपरी सिरे से नहीं जाता, पिच वृत्त दांतों के निचले सिरे से नहीं जाता, पिच वृत्त हमेशा दांतों के बीच से जाता है और ध्यान रखना ठीक बीचों बीच से नहीं जाता। ये मैंने पिच वृत्त खींच दिया, पिच सर्कल। लेकिन परिभाषा तो थी सर्कुलर पिच, बताओ क्या होती है। तो सर्कुलर पिच का मतलब ये होता है कि आपने जो भी गियर लिया है उस गियर के किसी एक पॉइंट की दूरी दूसरे सिमिलर पॉइंट से ले लीजिए, लेकिन ये दूरी जो होनी चाहिए सर, ये दूरी होनी चाहिए पिच सर्कल के अलाउंड, पिच वृत्त के अलाउंड। तो पिच वृत्त के अलाउंड एक पॉइंट से दूसरे सिमिलर पॉइंट के बीच की दूरी, एक पॉइंट से दूसरे सिमिलर पॉइंट के बीच की दूरी को पिच कहते हैं। मैंने गियर का एक पॉइंट लिया ना, लेकिन वो पॉइंट कहां लिया है, पिच वृत्त में। पिच वृत्त में पॉइंट ले लिया और कहीं नहीं लेना। ऐसा नहीं कि मैं पॉइंट यहां ले लूं, नहीं, वो पॉइंट कहां लेना है, पिच वृत्त में। अब ये वाला पॉइंट लिया है तो इसी के सिमिलर पॉइंट ये वाला होगा, आगे वाला थोड़ी ना, इधर वाला है तो इधर वाला। तो दो सिमिलर पॉइंट के बीच की दूरी, दो सिमिलर पॉइंट के बीच की दूरी, एक जैसे पॉइंट के बीच की दूरी, लेकिन किसके अलाउंड, कहना पिच वृत्त के अलाउंड, इनके बीच की दूरी को सर्कुलर पिच कहते हैं। मैं परिभाषा बोलता हूं एकदम सही, आप उसको लिखिए कॉपी में। परिभाषा ये होती है कि पिच वृत्त के अलाउंड, पिच वृत्त के अलाउंड दांतों के एक पॉइंट से दूसरे दांतों के उसी बिंदु के बीच की दूरी, दूसरे दांते के उसी बिंदु के बीच की दूरी को वृत्तीय पिच कहते हैं, है ना। तो कहना ये हमारी वृत्तीय पिच हो गई। तो सेम तरीके से मुझे बताइए जल्दी से, जैसे यहां से यहां है तो यहां से यहां पर भी एक वृत्तीय पिच हो जाएगी, मैंने कहा बिल्कुल हो जाएगी। सेम तरीके से यहां से यहां हो गई, फिर यहां से यहां वाली भी एक वृत्तीय पिच हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। फिर यहां वाले पॉइंट से ये वाले पॉइंट में भी एक वृत्तीय पिच हो जाएगी। तो आप मुझे बताइए कि जब दांतों की संख्या 4 थी, मेरे पास 4 वृत्तीय पिच बनी। कितनी वृत्तीय पिच बनी, 4। तो कहना अगर दांतों की संख्या 4 है तो 4 वृत्तीय पिच बनी, और दांतों की संख्या अगर t होती तो कितनी वृत्तीय पिच बनती, t इंटू पी। सबको उठा के मैंने जोड़ दिया। या फिर आप ऐसे नहीं समझ पा रहे हो तो ऐसे समझो, 4 थे तो टोटल कितना हो जाएगा, 4 इंटू पी। सबको उठा के जोड़ दिया, और ये कह सकते हो उसकी परिधि बन जाएगा, परिधि। और परिधि को हम लोग 2 पाई r भी कह सकते हैं, या पाई इंटू डी भी कह सकते हैं। पाई इंटू क्या कह सकते हैं, डी। तो टी परिधि को 2 पाई r या 2r को डायमीटर कह दीजिए, व्यास कह दीजिए, पाई डी। बट ये तो तब था ना जब 4 दांतें थे,
मान लीजिए दांतों की संख्या टी होती है तो टी इंटू पी ये टोटल पिच और इसको पाई इंटू डी के बराबर करते हैं। तो यहां से फटाफट देखिए, अगर मैं पूछूं सर्कुलर पिच पी बराबर कितना हो जाएगा, कहना सर्कुलर पिच पी बराबर पाई डी अपॉन टी, बस यही फॉर्मूला है। डेफिनेशन भी इतनी ज्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है कि सर्कुलर पिच का बताइए फॉर्मूला क्या होता है, तो कहना सर्कुलर पिच का फॉर्मूला होता है पाई डी अपॉन टी। पाई डी अपॉन टी ये सर्कुलर पिच है। डी क्या है, अगर मैं पूछूं डी क्या है तो कहना डी कुछ नहीं है, पिच वृत्त का व्यास यानी पीसीडी है, पिच वृत्त का व्यास। टी क्या है तो कहना टी है नंबर ऑफ तीथ, कितने तीथ है, 10 तीथ है, 20 तीथ है, कितने तीथ है सर, पी बराबर पाई डी अपॉन टी, ये सर्कुलर पिच है। बट अगर पूछा जाता है कि सर डायमेट्रिकल पिच बताओ क्या है, तो कहना कुछ नहीं करना सर, अब कुछ भी नहीं करना, डायमेट्रिकल पिच पीडी से शो करेंगे, पीडी से। तो पीडी जो होता है वो टी अपॉन डी हो जाता है, मतलब दांतों की संख्या और डिवाइड बाई पीसीडी, टी अपॉन डी। मतलब आप इसका उल्टा कर दो, लेकिन पाई हटा दीजिए। मॉड्यूल, सर मॉड्यूल जो है वो फिर से इसका भी उल्टा हो जाता है, इसका भी उल्टा मतलब डी अपॉन टी। डी अपॉन टी को हम लोग क्या बोलते हैं सर, डी अपॉन टी को बोलते हैं मॉड्यूल। तो ये जो 3 मैंने फॉर्मूले बताए ना, ये 3 फॉर्मूले बड़े इंपॉर्टेंट है और यही 3 फॉर्मूले से हमेशा प्रश्न आते हैं। फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूं, सर्कुलर पिच P बराबर पाई डी अपॉन टी, मॉड्यूल भी डी अपॉन टी है, डी अपॉन टी मॉड्यूल है, लेकिन डायमेट्रिकल पिच क्या है, टी अपॉन टी है, व्यासी पिच जिसको बोलते हैं, है ना। कई बार इनमें आपस में संबंध भी पूछ लेता है, कैसे, डी अपॉन टी अगर मॉड्यूल एम है तो डी अपॉन टी की जगह एम रख दो तो पी बराबर पाई एम आ जाएगा, है कि नहीं। तो अगर कोई फॉर्मूला भी पूछा जाता है इनसे तो भी आप बता दीजिएगा, किसी तरह की कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा, ठीक है। तो बड़ा बढ़िया कॉन्सेप्ट था ये, है ना। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। इसके बाद आगे बात करते हैं, सर अडेंडम क्या होता है, डिडेंडम क्या होता है, सवाल यही है ना। वैसे मैं अभी आपको जो 2 फॉर्मूले 3-4 फॉर्मूले बताए मैं एक बार रिपीट कर दूं। सर्कुलर पिच कितनी आई थी, पाई डी अपॉन टी आई थी। डायमेट्रिकल पिच कितनी आई थी, उल्टा कर दीजिए, टी अपॉन डी, पाई हटा दीजिए। मॉड्यूल कितना आया था, फिर से उल्टा कर दीजिए, डी अपॉन टी आया था। तो ये जो 3 मैंने आपको फॉर्मूले बताए, ये तीनों फॉर्मूले आपको एकदम रटे हुए होने चाहिए। तीनों फॉर्मूले वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको डियर में बताने वाला हूं कि अडेंडम और डिडेंडम क्या होता है। अडेंडम, अडेंडम, डिडेंडम, है ना। तो मैं आपको बता दूं, इसको हिंदी में भी यही कहते हैं, अडेंडम डिडेंडम। तो अलग से आपको हिंदी का वर्ड ढूंढने की जरूरत नहीं है। चलिए समझो, मैंने अभी शुरू में ही समझाया था आपको, जैसे कि ये डियर का दाता हो गया, एक डियर का दाता हो गया। डियर के दांतों के ऊपरी पॉइंट से जो सर्कल गुजरता है दैट इज कॉल्ड माई अडेंडम सर्कल एसी। बीच में से जो सर्कल गुजरता है दैट इज कॉल्ड माई पीसी यानी पिच सर्कल। और इसके बॉटम से जो सर्कल गुजरता है, बॉटम से, दैट इज कॉल्ड माई डिडेंडम सर्कल डीसी। तो अगर तुम्हें सर्कल पूछा जाता है, देखो अडेंडम और अडेंडम सर्कल दोनों में अंतर है, हाँ बिल्कुल। फिर से सुनिए, अडेंडम और अडेंडम सर्कल में अंतर है। देखो क्या, अडेंडम सर्कल परिभाषा पूछी जाए, दांतों के ऊपरी पॉइंट से जाने वाला सर्कल अडेंडम सर्कल। डिडेंडम सर्कल की परिभाषा पूछी जाए, दांतों के निचले पॉइंट से जाने वाला सर्कल डिडेंडम सर्कल। बट अगर मैं पूछूं अडेंडम क्या होता है, सिर्फ अडेंडम पूछा जाए क्या होता है, तो कहना पिच सर्कल से अडेंडम सर्कल के बीच की दूरी, पिच सर्कल से अडेंडम सर्कल के बीच की दूरी अडेंडम कहलाती है। पिच सर्कल से अडेंडम सर्कल के बीच की दूरी अडेंडम कहलाती है। तो यहां पर ये जो ए है ना सर, इसको बोला जाता है अडेंडम। तो अडेंडम एक प्रकार की दूरी है, एक प्रकार की दूरी है, कहां से, पिच सर्कल से अडेंडम सर्कल की, लेकिन अडेंडम सर्कल अलग है, ठीक है। सेम तरीके से जो हमारा डिडेंडम है ना, वो पिच सर्कल से डिडेंडम सर्कल के बीच की दूरी को डिडेंडम कहते हैं। पिच सर्कल से डिडेंडम सर्कल के बीच की दूरी डिडेंडम कहते हैं, लेकिन डिडेंडम सर्कल अलग है ना। अब मैं मान बता देता हूं, पहले मान बताने से पहले मैं डी भी लिख देता हूं। डी क्या है तो कहना डी तो बोला जाता है डिडेंडम, डिडेंडम। तो अडेंडम सर्कल
अडेंडम दोनों अलग है, डिडेंडम सल्टिल और डिडेंडम अलग है। अच्छा सर अडेंडम का मान कोई मुझे बताइए क्या होता है? तो कहना अडेंडम का मान मॉड्यूल के बराबर होता है। अडेंडम का मान मॉड्यूल के बराबर होता है और मॉड्यूल सिर्फ कितना था सर? मॉड्यूल था d/t। तो ध्यान रखना अडेंडम का मान a बराबर m के बराबर होता है, मॉड्यूल के बराबर होता है, जो भी आप निकालो। सर डिडेंडम क्या होता है? कहना डिडेंडम का मान 1.157 मॉड्यूल के बराबर होता है। डिडेंडम का मान 1.157 मॉड्यूल के बराबर होता है। ओके तो मॉड्यूल को d/t फिर से पुट कर सकते। आप ये बताओ अगर अडेंडम और डिडेंडम आपस में बराबर नहीं है, देखो अडेंडम और डिडेंडम आपस में बराबर नहीं है। अडेंडम है सिर्फ 8 मॉड्यूल, डिडेंडम है 1.157 मॉड्यूल। तो अडेंडम और डिडेंडम में मैं पूछूं कि बताइए बड़ा कौन छोटा कौन, तो अडेंडम छोटा है, डिडेंडम बड़ा है। इसीलिए तो मैं बार बार बोल रहा हूं कि पिच सर्किल ठीक बीचों बीच नहीं होता। अगर बड़ा बीचों बीच होता तो ए और डी तो बराबर होते ना। तो पिच सर्किल थोड़ा सा जो है ना, थोड़ा सा ऊपर वाले के पास होता है, यानी एडेंडम सर्किल के पास होता है। इसलिए देखो ज्यादा दिखाया या मैंने कम दिखाया, समझा ना? तो ये पॉइंट आप लोग क्लियर होना चाहिए। अब यहां पर एक छोटी सी डरिक लगा के भी उल्टे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं, वो ही मैं बता दूं। ये जो डिडेंडम है ना, कई बार हम लोग इसको 1.1 प्लस पाई अपॉन 20 और आगे m ऐसे भी लिखते हैं। कई बार डिडेंडम का मान हम लोग इस तरह से भी लिखते हैं 1 प्लस पाई/20 इंटू m। आप सोचो 1 अलग कर दो, पाई का मान 3.14, आधा करोगे 1.57, लेकिन 0.57 लगाना है तो एक जीरो और नीचे लगा दीजिए, है ना। तो कई बार ये मान ऐसे भी पूछा जाता है, इसलिए आप लोगों को याद रखना है। ओके तो अडेंडम भी हमने पढ़ लिया, डिडेंडम भी पढ़ लिया है, पिच भी पढ़ ली, 3 तरह की पिच होती हैं, एम के मान भी पढ़ लिए, पिच वृत्त भी पढ़ लिया, स्पेसिफिकेशन किससे किया जाता है। यहां से हमारा डियर वाला चैप्टर खत्म हो जाता है। बट हम लोग 1-2 सवाल जरूर सोल्व करेंगे ताकि आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ मेरे को डियर आने लगा। सवाल देखिए क्या है, जब किसी डियर में होना चाहिए, जब किसी डियर में दांतों की संख्या 40 है, व्यासी पिच 0.2 है, तो पिच वृत्त का व्यास, यहां आप सही कर लेना, यहां पर लिखा होना चाहिए था किसी डियर में दांतों की संख्या। चलो मैं सोल्यूशन देता हूं इसका कैसे किया जाएगा। तो अगर ऐसे न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो एकदम आप धुआंधार तरीके से सोल्व कर सकते हैं। किसी डियर में दांतों की संख्या कितनी बोली जा रही है सर? 40 बोली रही। व्यासी पिच कितनी है? 0.2, बचा व्यासी पिच 0.2, देख लो। फिर क्या बोला जा रहा है सर? पिच वृत्त का व्यास बताना है, डेट मीन्स आपको डी बताना है कि पिच वृत्त का व्यास कितना है। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला। अब देखो अगर मुझे नहीं पता होता ना पिच वृत्त का व्यास का फॉर्मूला क्या होता है, तो मेरे लिए सवाल ना, सही बता रहा हूं, एकदम मांझी का पहाड़ बन जाता जिसको मैं फोड़ता रहता। तो वो चीज नहीं करनी, हमें तुरंत लगाना है। तो मेरे भाई डायमेट्रिकल पिच का बताइए फॉर्मूला क्या होता? तो कहना डायमेट्रिकल पिच का, देखो सर अभी आपने फॉर्मूला बताया था T/D, याद कर लो भाई, है ना। तो डायमेट्रिकल पिच 0.2 है, टी की वैल्यू 40 है और मुझे डायमीटर डी निकालना है। तो डी का मान कितना आ जाएगा? तो कहना 40 डिवाइड बाई 0.2। जल्दी से पॉइंट हटाएंगे सब लोग, और पॉइंट हटाने के बाद एक जीरो यहां बढ़ाएंगे। तो 400/2 और 400/2 देख लीजिए, डायमेट्रिकल जो व्यास आ गया वो 200 mm आ गया। मैंने mm में ही क्यों लिया? क्योंकि डायमेट्रिकल पिच भी mm में ही था, देख लो। इसीलिए इसका मान भी मुझे किसमें मिलेगा सर? mm में मिलेगा है। चलो आगे देखिए अगला क्वेश्चन। 2 मिलने वाले डियर के दांतों की संख्या 40 और 120 है। यदि डियर का मॉड्यूल 5 mm है तो डियर के दांतों की संख्या क्या होनी चाहिए? वैसे इन्होंने एक क्लियर कर देना चाहिए था कि एक्सटर्नल ड्यूरिन है कि इंटरनल है, क्योंकि बिना इसके हम लोग सवाल, एक्सटर्नल ड्यूरिन में R1 + R2 आया था, इंटरनल में R1। लेकिन जब भी कभी ना दिया जाए तो आप हमेशा उसको एक्सटर्नल ड्यूरिन ही मान के चलिएगा। अगर नहीं दिया जाता तो आप हमेशा क्या मान के चलेंगे? एक्सटर्नल ड्यूरिन। तो ये पहला वाला डियर हो गया, ये दूसरा वाला डियर हो गया। पहले वाले डियर में कितने दांते हैं? अच्छा पहला वाला इसे मानना पड़ेगा दोस्त, क्योंकि पहले वाले में 40 है ना, पहला ऐसे मान लो, दूसरा ऐसे मान लो, है। पहले वाले में कितने दांते हैं सर? 40 दांते हैं, छोटा बनाया है इसलिए मैंने उसको।
और बड़े वाले में कितने हैं 120, देख लो। तो दांतों की संख्या बोल दी और कहा जा रहा है कि डियर का मॉड्यूल अगर 5 mm है तो डियर के दांतों की बीच की दूरी बता दो कितनी होनी चाहिए। तो क्या करो रे, याद करो मैंने कहा भी था कि जो सेंट्रल डिस्टेंस होती है यहां से लेकर यहां तक निकालनी थी वो R1 और R2 का क्या होती है, योगफल होती है। अगर मैं पूछूं कि बताइए दो डियर आपस में बाहर से मिल रहे हैं तो उनकी सेंट्रल डिस्टेंस C1 C2 कितनी होती है, R1 प्लस R2, जिसको आप रेडियस का योगफल भी कह सकते हो, यही होती। बट कैसे, मॉड्यूल से कैसे निकाले सर, निकल आएगा, कोई हेडेक वाली बात नहीं, बहुत आराम से निकलेगा। देखो आप मुझे सब लोग बताओ मॉड्यूल का फॉर्मूला अभी अभी मैंने क्या बताया, कहना मॉड्यूल का फॉर्मूला बताया सर D/T। मैंने कहा वेरी गुड, बहुत अच्छी। सर डी की जगह क्या लिख सकते हैं, डी की जगह रेडियस का डबल 2r/t कर सकते हैं, बताइए कर सकते हैं ना। अगर मैं r बराबर पूछूं क्या हो जाएगा तो कहना m × t/2, तो रेडियस की जगह पर हम m × t/2 कर सकते हैं, बताइए। तो अगर गलत नहीं होगा, मैं C1 C2 निकालना चाह रहा हूं तो R1 की जगह पे m t1/2 कर दूं और R2 की जगह पे m t2/2 कर दूं, बताइए। अब यहां पर एक बहुत कॉमन सा सवाल आता है, उसे भी आप अपने कॉपी में नोट करेंगे कि जब भी कभी दो डियर आपस में मिलते हैं, अगर वो मैच कर रहे हैं, मिल रहे हैं, तो दोनों डियरों का ध्यान रखना जो मॉड्यूल होता है ना वो हमेशा बराबर होता है। दो मिलने वाले डियर का मॉड्यूल हमेशा बराबर होगा, है ना। मॉड्यूल बराबर होने का मतलब डायमीटर और दांतों की संख्या का रेशियो हमेशा बराबर होगा। डायमीटर बराबर नहीं होगा ना दांतों की संख्या बराबर होगी, बल्कि इनका रेशियो बराबर होगा। ओके, और बराबर होना भी चाहिए। हाँ, बराबर नहीं होगा तो पता चला एक दांता मिलके चला गया और दूसरा दांता खड़ा है, इंतजार कर रहा है पहले वाले दांते का, वो डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा। तो मॉड्यूल हमेशा बराबर होना चाहिए, ठीक है। चलो, तो मॉड्यूल था कितना, तो कहना मॉड्यूल था, देखो सर कितना था, कहां गया 5 mm/2 आपने बाहर ले लिया, 5/2 यानी मॉड्यूल 5/2 बाहर ले लिया। T1 + T2, T1 कितना है 40, T2 कितना है 120। तो आप गौर से देखिए, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो 160 / 2 है ना, ये 80 और 8 × 5 = 40 यानी 400, और मॉड्यूल का मान mm में था, कहां गया वो mm, 5 mm देखो, तो सेंट्रल डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी सर 400 mm आ रही। अब अगर यही दोनों डियर हमारे बाह्यता स्पर्श न करके अंतः स्पर्श करते तो कुछ नहीं करना मेरे भाई, यहां पर बस R2 में से R1 को घटाना होता, बड़ी त्रिज्या में से घटाना होता, तब ये आंसर जो आपने 120 और 40 को जोड़ा है ये घट जाते, यानी 80/2 40 4 5 20 200 mm आ जाता, समझे ना। तो ये हमारा यहां से कंप्लीट डियर हो गया। चलो अगला वाला लेक्चर हम लोग बेल्ट ड्राइव का है, वो हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। फिलहाल डियर पूरा खत्म हुआ। मैं फिर से कहता हूं, जो लोग डियर या तो पहली बार पढ़ रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो मैकेनिकल के होंगे, उन्होंने डियर पढ़ रखा होगा, इलेक्ट्रिकल वालों ने भी थोड़ा बहुत डियर पढ़ रखा होगा, लेकिन बहुत सारे लोग डियर को पहली बार पढ़ रहे होंगे। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक बार नहीं, कम से कम 2 बार डियर पढ़िए, तब कहीं जाके आपको ये वाला चैप्टर फिनिश होगा। तो आप लोग को डियर वाला चैप्टर एक्चुअली में मैंने डियर और बेल्ट ड्राइव तो एक साथ बनाया था, क्योंकि छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पूछे जाते। अभी हमारा बेल्ट ड्राइव भी मैं अगले लेक्चर में खत्म कर दूंगा। आप लोग लेक्चर को देखने के बाद नोट्स प्रॉपर बनाएंगे और बगल में रेटिंग और बगल में असाइनमेंट में आपको इसकी PDF मिल जाएगी। और रही बात रेटिंग की, तो रेटिंग में आप रेटिंग जरूर करिएगा कि आपको ये क्लास कैसे लगी। थैंक यू वेरी मच।